ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल आपसे मुखातिब हूँ। आप सब जानते हैं कि इन दिनों कोविड-19 ने दुनिया भर में क़यामत बर्पा की हुई है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सूरत हाल कुछ यूँ है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 47 लाख से ऊपर मरीज़ हैं। 14,90,195 मरीज़ इस वक्त अमेरिका में हैं और 42,000 से ऊपर मरीज़ इस वक्त पाकिस्तान में। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान में कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद में एक होशरुबा इजाफ़ा देखने में सामने आया है और इस सूरत हाल में रमज़ान भी जारी है और हुकूमत की तरफ से जो है रमज़ान के दिनों में लॉकडाउन जो कि पता नहीं एग्ज़िस्ट करता था या नहीं, जिसको कभी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन कहा गया, कभी पार्शियल लॉकडाउन कहा गया, ये इसको जो है ईज़ आउट करने के लिए अहकाम जारी किए गए जिनसे बज़ाहिर मेडिकल कम्युनिटी इन जनरल और पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी इन पर्टिकुलर इत्तेफाक नहीं करती थी और हमने इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई और बात भी की। और आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब तमाम शॉपिंग मॉल्स और तमाम मार्केट्स और हर चीज़ को खोल दिया गया है, किसी बहस की गुंजाइश रह नहीं जाती कि एक वायरस जो कि कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसका कम्युनिटी स्प्रेड अब हमारे सामने इस खौफनाक शक्ल में आ रहा है कि गुज़िश्ता 10 दिन में हमारे जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में एक होशरुबा इजाफ़ा इस तरह हुआ है कि 24,000 मरीज़ 10 दिन में बढ़े हैं। और इस सूरत हाल में एक लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना मेरे ख़्याल में एक दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हैसियत से। और ये जो फ़ैसला किया गया है इससे सिर्फ़ एक फ़ायदा हासिल होगा कि जो वफाक और सूबों के दरमियान जो एक जंग थी उसको एक एलिबाई मिल गई ख़त्म होने के लिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल लूजिंग देयर लाइव्स। और इस वायरस को हम जितना भी लाइट लेने की कोशिश करें या जितना भी लाइट लेने की लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ये एक ख़तरनाक बीमारी नहीं है और हमें इसके साथ रहना है, मैं इस नज़रिए से इख्तलाफ इस तरह करता हूँ कि इस बीमारी के बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते और रोज़ाना के हिसाब से हमें नई मालूमात मिल रही हैं इस बीमारी के बारे में। मसलन अब से 2-3 हफ़्ते पहले तक हम ये समझते थे कि ये बीमारी बुज़ुर्गों में 60 साल से ऊपर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है और उनके अंदर ज़्यादा ये नुकसान उनको पहुंचाती है। बच्चे इससे ख़ासे इम्यून दिखाई देते हैं और उन पे इसका कोई ख़ास असर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अब सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अब हमें ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ ये बीमारी बच्चों पे असर करती है बल्कि बच्चों के अंदर एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम जो कि इससे पहले भी देखा जाता है लेकिन बहुत रेयर है, जिसको कावासाकी डिजीज़ कहते हैं, उसकी तरह की एक बीमारी ये कॉज कर रही है जिससे कि बच्चों की ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इंक्लूडिंग देयर कोरोनरी आर्टरीज जो कि दिल को खून पहुंचाती हैं और ये बच्चों के अंदर हार्ट अटैक्स के और इस किस्म के जो सीवियर कार्डियक सिम्टम्स हैं उनका भी बायस बन सकती है। साथ साथ हम जो है इस डिज़ीज़ के स्प्रेड के मुख्तलिफ जो ज़रिए हैं उनके बारे में भी हमें मालूमात मिल रही हैं कि पहले हम ये कहते थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो मैं उस वक्त भी जिससे इत्तेफाक नहीं करता था, इसका पैटर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का नहीं था। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका पैटर्न एयरबोर्न वो था, स्प्रेड का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये कांटेक्ट से भी फैलती है। उसके बाद हमें
अब लेटेस्ट ये पता चल रहा है कि एक बंद एनवायरनमेंट में अगर कोई मरीज़ है जो कि खांस नहीं भी रहा है और छींक नहीं भी रहा है और वो वैसे कैजुअल बातचीत कर रहा है, तो वो 1000 से ऊपर ड्रॉपलेट्स जो है वो पर सेकेंड वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर रहा है, जिससे कि आप बीमार पड़ सकते हैं। ये भी मेरी एक कॉन्सेप्ट था शुरू से ही, जिस पे कि बाज़ लोगों ने बहुत वायलेंटली रिएक्ट भी किया। लेकिन हमारा काम ये है कि जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो मोहम्मद आसिम भट्ट साहब, आपके सवाल पे मैं दोबारा आता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मेरी वीडियो चल रही हो तो उस पर जो आप सवाल पूछें उसके अंदर थोड़ा सा लिहाज ये रखिए कि जो आप ज़ुबान इस्तेमाल करें और लोग भी देख रहे होते हैं तो वो ज़रा तहज़ीब याफ्ता ज़ुबान हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो एनीवे, जो मैं बात कर रहा था वो ये कि अब हमें बीमारी के बारे में बहुत सी नई बातें मालूम हो रही हैं, और जैसे जैसे मालूम हो रही हैं ये पता चल रहा है कि ये शायद इंसान की तारीख़ का सबसे खौफनाक वायरस है, और इससे निपटने के लिए हमें बहुत ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत थी, जो हमने वक्त ज़ाया कर दिया। होता इस तरह है कि जिस वक्त एक नई बीमारी फैलनी शुरू होती है तो रूल ऑफ द थंब है कि इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी अ डेंजरस डिजीज़ अंटिल प्रूवन अदरवाइज। हम जब एक बीमारी को पहले ही कैजुअल ले लेते हैं और उसको हम एक ख़तरनाक बीमारी के तौर पे समझने की कोशिश ही नहीं करते, तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और हमने इस बीमारी को, डिस्पाइट पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कॉलिंग इट कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इन द मेकिंग है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया गया। और अब हम जो कर चुके हैं, अब किसी लॉकडाउन का मेरे ख्याल में कोई इतना इम्पैक्ट होना वो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि अब हम अगर किसी लॉकडाउन की तरफ जाते भी हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड इतना हो चुका है कि अब जो और ख़ास तौर पे ये जो मार्केट्स खुल चुकी हैं और ये जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह को खोला जा चुका है, तो उसके बाद इसको कर्टेल करना मेरे ख्याल में अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर हो गया है। और इसके अंदर अब बेस्ट अप्रोच वेट एंड सी अप्रोच रह गई है कि लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपन्स, व्हाट द वायरस डज। वो जो कहते हैं ना कि फिर मैंने क्या करना है, करना तो सब कुछ शेर ने है, तो अब शेर का इंतज़ार करते हैं कि शेर क्या करता है। हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सारे स्टेप्स थे, बहुत सारी इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक पूरी साइंस है जिसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, जिसका एक मेजर हिस्सा वबाई अमराज के कंट्रोल को डील करता है। अगरचे उसके और भी बहुत सारे हिस्से हैं। हमारी तकरीबन पूरी ज़िंदगी एपिडेमियोलॉजी हमारी पूरी ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नए अमराज और ख़ास तौर पर जो आपके वबाई अमराज हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर आकर हमारी सारी किताबों को बलाए ताक रख के और नई नई साइंस की टर्म्स, सूडो साइंटिफिक टर्म्स जो हमने इन्वेंट की, जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई अनफॉर्चुनेटली। 15 साल से मेरा भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैंने वो टर्म्स अपनी किसी लाइब्रेरी की किताब में नहीं पढ़ी हैं, जिनको हम फॉलो करके और इस डिज़ीज़ के साथ हम मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और इस बीमारी को जल्द अज जल्द खुद ब खुद ख़त्म कर दे, क्योंकि हमने तो ठान ली है कि हमने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना है वो इसी बीमारी नहीं करना है। और आसिम भट्ट साहब, मेरा ख्याल है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से अपना जवाब भी मिल गया होगा कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग इनसेन, इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल, इट्स अबाउट बीइंग साइंटिफिक, इट्स अबाउट बीइंग मोर अग्रेसिव इन कंट्रोलिंग द डिज़ीज़। अगर आप एक डिज़ीज़ को कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होने देंगे तो एक वक्त वो आएगा जब आप किसी से भी बात कर रहे होंगे तो यू विल नेवर बी श्योर कि ये बंदा कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। अभी तो ऐसे है कि कम लोग हैं, हम आइडेंटिफाइड लोग हैं, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में पता है, लेकिन
एक वक्त ऐसा आएगा जब ये कम्युनिटी में इतना फैल चुका होगा कि आपको ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आप जिस बंदे से मुखातिब हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। इतना ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका होगा। इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड एक बहुत डेंजरस चीज़ है। दूसरी बात ये कि जितने लोग बीमार होंगे, एक हमें ये बताया जाता रहा है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2% है। पहली बात ये है कि ये इसका मोर्टेलिटी रेट नहीं है, ये इसका केस फैटेलिटी रेट है। केस फैटेलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये आपको दो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देती हैं, इनका मकसद भी अलग अलग होता है। जो आपकी जो केस फैटेलिटी होती है वो ये होती है कि कितने बंदे बीमार हुए और उन बीमार होने वालों में से कितने बंदे जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये एक क्रूड मेजरमेंट होता है जो कि एक डिज़ीज़ की, एक एपिडेमिक की सिवेरिटी को जो है वो बयान करता है, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये बीमारी जो है इससे कितने लोग जो बीमार हो रहे हैं उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो इससे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकती है। जो मोर्टेलिटी रेट होता है ना मैं चाहता हूँ, मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी। जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में से निकाला जाता है और वो पर 10,000 या पर 1,000 इंडिविजुअल्स निकाला जाता है। उसका मकसद ही और होता है, वो हमें एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। तो आपका ये क्वेश्चन मुझे इसके आपके अल्फाज के चुनाव के ऊपर सॉरी एतराज़ है थोड़ा सा कि दे आर नॉट इनसेन बट दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, और they should have consulted the experts before opening up, क्योंकि it has nothing to do with sanity or insanity. It has everything to do with people getting sick and people dying, and we are the right people to advise about those things, not the politicians, and I'm sorry to say not the court also, क्योंकि ये कोर्ट के हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ताज़ीम करें और उनको जो है वो उसका एहतराम करें। लेकिन ये जो है बेहतर ये होता कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता, और बेशक सुप्रीम कोर्ट एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुला लेती और उनसे राय लेती कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। शुड वी गो फॉर लॉकडाउन, शुड वी गो फॉर इंक्रीमेंटल लॉकडाउन, और whatever that is. I don't understand कि इंक्रीमेंटल लॉकडाउन या सप्लीमेंटल लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन या फलाना जो है वो जस्टिफाइड लॉकडाउन या कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनका मतलब क्या है, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलती। तो बहरहाल ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ द लाइफ्स एंड डेथ्स ऑफ 224 मिलियन पीपल, इसलिए इट शुड हैव बीन टेकन मोर सीरियसली। ये जज्बाती डिसीजंस नहीं थे कि पीटीआई पीपीपी के ख़िलाफ़ जो काम पीपीपी करे पीटीआई उसके उलट करे, जो काम पीटीआई करे पीपीपी उसके उलट करे। कोर्ट जो है वो अपने फैसले दे, कोर्ट दोनों को एक शट अप कॉल दे दे। तो ये बात थी टेक्निकल लोगों के बैठ के और सोचने की, स्ट्रैटेजी बनाने की, एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। उस वक्त बैठ के कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस किया जाता, चाहे ये कमेटी हुकूमत बना लेती, चाहे ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना लेती, जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स होते, रेलेवेंट लोग होते, जो साइंस की रोशनी में, जो एपिडेमियोलॉजी की रोशनी में और डेटा जो हमें इंटरनेशनली मिल रहा है उसकी रोशनी में कुछ मशवरे ऐसे दे सकते जिससे हम एक बेहतर हल की तरफ जाते। लेकिन मैं आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस लाइव नशिस्त में कि ईद के ऊपर, ईद के आसपास या ईद के फ़ौरन बाद ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि एक बहुत ही स्केरी स्पाइक हमें दिखाई देगा, और मरीज़ों की तादाद में और मरीज़ों की शरह अमवात में खाकम बदान ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत इजाफ़ा होने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो आसार हैं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो हम लोगों का काम है करना, एक चीज़ को स्टडी करना, उसमें हमें यही दिखाई दे रहा है कि आगे हालात जो है वो बहुत सख्त होने वाले हैं। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वही गरीब लोग जिनकी वजह से हमारे वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि वो लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे शुरू से, अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड,
इस पे कोई इख्तिलाफ़ की बात नहीं है कि बहुत से हमारे जो है लोग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और लेकिन साथ साथ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, जहाँ एक एक कमरे में 15-15 लोग रहने पर मजबूर होते हैं और जिनको हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं होता, जिनके पास हेल्थ केयर यूटिलाइज़ करने की फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिनके पास अस्पताल क्या डिस्पेंसरियाँ भी नहीं होती, उन लोगों में अगर कोरोना फैलता है तो अंजाम क्या होगा? क्या उन्हीं गरीब लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी शोर नहीं मचा रही थी? क्या हमारा फोकस उन इलीट लोगों के ऊपर नहीं होता? देखें, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये एक बेसिक डोमेन है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक आम आदमी को हेल्थ केयर किस तरह प्रोवाइड की जाए। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को, हमारे जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, एक गरीब आदमी को आप हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? वो गरीब आदमी जो अगर एक डेडली बीमारी का शिकार हो जाता है तो अपने साथ अपने एक कमरे में रहने वाले 15 बुज़ुर्गों, बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने और रिश्तेदारों को भी वो बीमार करेगा और उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होगी। हम तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला ने जो है वो हमें रहने को अच्छे घर दिए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है, सब कुछ दिया है। हम इस चीज़ से इतने एक्सपोज नहीं होंगे जितना एक गरीब आदमी होगा जो कि एक कमरे को अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ शेयर करता है, स्लम्स में रहता है, जहाँ पे वैसे उनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन है, एक उनका जो खुराक है वो इतनी कम है। दूसरी बात यह है कि उनको जो उनकी न्यूट्रिशन है, मेल नरिश्ड लोग हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब हर तकरीर में कहते हैं कि हमारी जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर, और जो है क्या कहते हैं ब्रेन ग्रोथ कम है और मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, दिस एंड दैट। तो क्या इस बीमारी के फैलते वक्त इन बातों को जहन में नहीं रखा गया कि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस, उनका हेल्थ केयर स्टेटस, उनके लिविंग कंडीशंस, अगर उन कंडीशंस के अंदर ये बीमारी फैलती है तो इसको कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हैं? क्या आपने इसके कोई मेजर्स इख्तियार किए हैं कि उन गरीबों के पास, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, जो अस्पताल नहीं पहुंच सकते, जो डिस्पेंसरी नहीं जा सकते, जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, वो कोविड-19 का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या बैकअप स्ट्रेटजी है? प्लान बी क्या है? मेरा सवाल वज़ीर आज़म साहब से ये है कि व्हाट इज़ द प्लान बी जब आप उन गरीब लोगों के अंदर इस बीमारी को फैलाएंगे या सबब बनेंगे इस बीमारी को फैलाने का, लॉकडाउन्स ना करके या जो है इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स ना लेके, तो उन गरीबों का क्या बनेगा? क्या आप कोई ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि उन गरीब लोगों तक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें? आप क्या ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि उन गरीब लोगों तक जो आप तक चलकर नहीं आ सकते, क्या आप उन तक अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ले जाने के काबिल हैं? क्या आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो अभी मरीजों को कैटर करने के काबिल नहीं है, और ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त इतने मरीज़ हो चुके हैं, 42,000 से ऊपर, हम तकरीबन 43,000 मरीज़, बल्कि 44,000 मरीज़ हम क्रॉस कर चुके हैं, और 44,000 मरीज़ और ऑलमोस्ट 1,000 डेथ्स के बाद आपका जो सिस्टम है हेल्थ केयर का वो ऑलरेडी ओवरवेल्म हो चुका है। तो क्या आप इसके बाद इतनी सकत रखते हैं कि जब आपका गरीब बीमार होगा तो आप उस तक अपने हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है? 200 से ज़्यादा आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो जो है इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं मरीज़ों का इलाज करते हुए। सिर्फ ये फिगर बताने के लिए काफ़ी है, 200 से ऊपर, ये तकरीबन 300 से ऊपर हैं जो मेरी नॉलेज में है, लेकिन चलिए हम कहते हैं कि रफली 200 से ऊपर अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इससे अफेक्ट हो चुके हैं, तो क्या आप सिर्फ इस एक फिगर से आपको ये अंदाज़ा लगाना क्या मुश्किल है कि मरीज़ कितने देख रहे हैं? कितने मरीज़ हैं जिनको देखते हुए 200 से ऊपर या 300 से ऊपर हेल्थ केयर ऑफिशियल्स जो है वो इस मरज़ का शिकार हो चुके हैं? आपके अस्पताल ऑलरेडी ओवरबर्डनड हो चुके हैं, और मैं चूँकि
ख़ुद मेरा ताल्लुक़ इस शोबे से है, मैं आपको फ़र्स्ट हैंड ये बता सकता हूँ कि कम से कम 2-3 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको जिनके साथ मेरी अटैचमेंट भी है, जिनके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो हाउसफुल हो चुके हैं। उनके अंदर अब मज़ीद एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं है। और इस वक्त ये लॉकडाउन्स खोलना और इस वक्त ये लोगों को ईद की शॉपिंग की इजाज़त देना और इस वक्त ये जुलूसों की इजाज़त देना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया गया है। बहरहाल जो कुछ हो गया है वो हो गया है, और अब इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका मेरे जहन में रह गया है, वो ये है कि हम आवाम को किसी तरीके से ये एजुकेट करें कि अब जागते रहना, हम पे मत रहना। हुकूमत ने तो यही कहा। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी जो आवाम है वो 60% से ज़्यादा अनएजुकेटेड है। जो SOPs उनको बताए जाते हैं वो हाईली टेक्निकल SOPs हैं। आपने हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने फेस मास्क यूज़ करने हैं, आपने जो है वो कफिंग एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स यूज़ करने हैं, आपने जो है क्या कहते हैं, चीज़ों को बिला वजह हाथ नहीं लगाना, हाथ लगा के अपने मुंह को, आंखों को हाथ नहीं लगाना, वगैरह वगैरह। हाईली टेक्निकल SOPs जो एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। एक आदमी जिसकी कोई तालीम नहीं है उसके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है जो आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीविज़न पर इश्तिहार भी चल रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, हाथ धोने के ये 7 स्टेप्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जो तो एक आदमी जिसकी तालीम नहीं है और जो इन बातों को समझ नहीं सकता, उसका कसूर भी नहीं है क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो इतनी टेक्निकल ज़ुबान, इतना टेक्निकल जार्गन समझ नहीं पाता, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपके SOPs पे अमल करे, मेरे ख्याल में ये एक अहमकाना सोच है। लेट मी यूज़ दिस वर्ड, ये एक अहमकाना सोच है कि आप ये सोचें कि अब हम लोगों को ये कहते हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखिए और ये SOPs हैं, ये आप कीजिए और ये आप ना कीजिए, तो आप बीमारी से बचे रहेंगे, वरना फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो सॉरी टू से कि ये एक आखिरी ऑप्शन रह गया है कि अब अपनी हिफाजत खुद कीजिए और कोशिश करें कि मार्केटें तो खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, अनकरीब रेस्टोरेंट्स भी खुल जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा इससे आगे मैं खामोश रहूं तो बेहतर है। लेकिन बेहतर ये है कि अपने घरों में रहें, बेहतर ये है कि पब्लिक प्लेसेस से अवॉइड करें, और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट आपने करना है। और जो बेचारे हमारे गुरबा हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके लिए अब मेरी सजेशन ये है कि हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि भूख से उन्होंने इतनी जल्दी उनको नुकसान नहीं पहुंचना था, इस बीमारी से बहुत जल्दी उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर ये चीज़ जो है इसको सीरियसली एड्रेस ना किया गया तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई एलिबाई नहीं रह जाएगी फॉर नॉट एक्टिंग ऑन टाइम। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों का ख्याल किया जाए। अब आपने जब सब कुछ खोल दिया है तो आपका सारा फोकस उन इलाकों पर होना चाहिए जहाँ पर गरीब लोगों की आबादी है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मौजूद नहीं है, वहाँ एक्सेस प्रोवाइड करें, क्योंकि मर्ज़ में इजाफ़ा होगा, बीमारी फैलेगी, लोग बीमार होंगे, जिनमें से ज़्यादातर लोग वो होंगे जो कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका कम है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और वो अपना इलाज करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक्सेस नहीं है टू हेल्थ केयर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की बात तो अलग से आती है, उनके पास एक्सेस ही नहीं है, उनके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो वेंटिलेटर क्या अवेलेबल हो। तो ऐसे लोग जो बेचारे बेयारो मददगार इस बीमारी का मुकाबला अब करने पर मजबूर इसलिए होंगे क्योंकि अब तो उनको बाहर निकलना है,
और उनको इस वायरस से अफेक्ट होना ही है, अगर आज नहीं तो कल। तो अब इस बीमारी का क्या आपके पास बैकअप स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए क्या है जो आप हमें अभी तक ये लेक्चर देते रहे हैं टेलीविज़न पे, इवन कल तक हम ये सुनते रहे हैं, आज भी सुना है बहुत दफ़ा। कभी कोई साहब आके हमें डॉक्टरी पढ़ा रहे होते हैं, कभी कोई साहब पढ़ा रहे होते हैं। तो एनीवे जो हम ये इतना सब कुछ सुनते आए हैं, तो अब हम ये सुनना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन खोलने के बाद उन गुरबा के लिए 12,000 रुपये की बात नहीं होती है, ये बात 12,000 रुपये से बहुत आगे की है। ये बात उनको हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड करने की है। आप उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं कि उन गरीब लोगों को हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि जब वो ज़ाहिर बात है, अब आपने वायरस को आज़ाद छोड़ दिया है कि वो किसी पर भी किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तो जब वो उन गरीब लोगों पर हमला करे तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए प्लान बी क्या है आपका? हम ये चाहते हैं बतौर अवाम और बतौर मेडिकल कम्युनिटी और बतौर एक पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशनल के, मेरा ये मुतालबा होगा कि हमें ये बताया जाए कि आपका प्लान बी उन लोगों के लिए क्या है जिनके लिए आप लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया। उनको हेल्थ केयर का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनका पुरसान हाल कौन होगा? ये सवाल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब हमें अनकरीब किसी ठोस प्लान की सूरत में दिया जाएगा कि आप कितने इमरजेंसी अस्पताल कायम कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन झुग्गियों में, उन झोंपड़ियों में जहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं है। जब वहाँ पे लोग बीमार होंगे, जो अब यकीनन होंगे क्योंकि अब जो है आपने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को बालाताक रख दिया है, तो नाउ प्रिवेंशन इज़ हिस्ट्री। अब प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ जो है वो आप उसको रहने दें, वो अब इंडिविजुअल प्रिवेंशन हो गई है। वो अब एक स्ट्रेटेजिक प्रिवेंशन या एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिस चीज़ के अंदर होता है कि जी आपकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है, तो वो उस बात से आगे निकल चुकी है। अब ये इंडिविजुअल प्रिवेंशन की तरफ बात पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर जो वो तबका है जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है बीमारी की हालत में, उनके लिए पाकिस्तान की जो नई फलाही रियासत है, इसके लिए प्लान बी उन लोगों के लिए क्या है, हम अपने लिए अब नहीं मांगते। एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल अब मैं अपने लिए बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या SOPs लेने हैं, मुझे पता है कि मैंने मास्क पहनना है, कैसे पहनना है, मुझे पता है मैंने दस्ताने पहनने हैं, हैंड सैनिटाइज करना है, मैंने जो है दिन में 2-3 दफ़ा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए, और मुझे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, मुझे हाइजीन का ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि मैं बीमार ना पड़ूँ। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपका बीमार पड़ गए। 14 दिन के बाद जब सिम्टम्स आने शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना हो गया। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है कि जिनको ये मालूम नहीं था कि वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो इन्फेक्ट हो चुके हुए थे और वो उनको बहुत लेट पता चला। लेकिन बहरहाल मेरा अब कंसर्न जो है वो ये है कि वो गरीब लोग जिनके बारे में सुन के जो, और मैं ये नहीं कहता कि गलत बात सुन के, सही सुन के, वो हुकूमत की मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन जिनके बारे में हम ये सुनते रहे कि जी अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो उनको ये नुकसान पहुँचेगा। अब लॉकडाउन ना करके उनको जो नुकसान पहुँचने वाला है उसके लिए प्लान बी क्या बनाया गया है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो प्लान बी क्या है। उन तक हेल्थ केयर किस तरह पहुँचाई जाएगी? जो बीमार होंगे, जो गुरबा में से, जो झोंपड़पट्टियों में से और जो झुग्गियों में रहने वाले लोग जो बीमार होंगे, उनके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं या क्या इकदाम उठाएगी? 12,000 रुपये में उनका इलाज नहीं होने वाला। अब आपको इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। अगर आपने वक्त पे लॉकडाउन कर दिया होता, वक्त पे का मतलब ये कि जब हमने शोर मचाया था, जो पहले 2 हफ्ते थे, 14 मार्च से लेकर और 28 मार्च तक, ये जो पहले 2 हफ्ते थे, इन 2 हफ्तों के अंदर अगर आपने चले फरवरी की मैं बात नहीं करता, उस वक्त जब तक हमारे पास 15-16 मरीज़ थे, उस वक्त तक हमने कोई शोर नहीं मचाया था। उस वक्त भी मचाया था, लेकिन उस वक्त मतलब हम ये समझ रहे थे कि इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल किया जाएगा, जो कि नहीं किया जा सका। अब हमारा सवाल ये है कि अब वो लोग जिनकी वजह से आप लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, अब उनको बचाने के लिए आपका प्लान बी क्या है?
क्योंकि अब मेरा कंसर्न वो है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर कम्स इनटू प्ले। देखें, पहले जब हम बात कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी की, कि बीमारी कैसे फैल रही है, बीमारी को फैलने से रोकना कैसे। अब हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की, कि वो लोग जिनको एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, अब जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए आपके पास प्लान बी क्या है। देखिए, आपने ये मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स ना लेकर और पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी की बात ना सुनकर अपनी लाइफ को आसान नहीं बनाया, बल्कि आपने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब वो जो मरीज जिनको बीमार होने से आप प्रिवेंट कर सकते थे, अब आपको उनके लिए हेल्थ केयर उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका क्या प्लान है, ये हम अब सुनना चाहते हैं। चाहे वजीर आजम साहब की एक अगली तकरीर के अंदर वो हमें अपना ये प्लान बताएं कि अब वो गरीब लोग जो कि गुर्बत की सतह से नीचे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा हमें वजीर आजम साहब बताते रहे हैं। अब जबकि वायरस को खुला छोड़ दिया गया है बीमार करने के लिए, अटैक करने के लिए, अब उनके लिए आपके पास क्या प्लान है। आप उनके लिए हेल्थ केयर को उनके डोर स्टेप पर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये वसाइल मौजूद नहीं है कि वो आपके पास बीमार होकर आए। ना आपके अस्पतालों में इतनी गुंजाइश रह गई है कि वो अब इतना डिजीज़ बर्डन बर्दाश्त कर सके, और ना ही उनके पास ये वसाइल हैं कि वो बीमार होकर आपके पास आ सकें और आप उनका इलाज कर सकें। उनमें से चलिए 2% होंगे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, लेकिन उनको वेंटिलेटर पहुंचाएगा कौन, या उनको वेंटिलेटर तक लेकर कौन आएगा, सिर्फ सवाल ये। तो आपने एक्शन ना लेकर, इन डिसीजन करके मामले को सुलझाया नहीं है। ये सुलझाना नहीं है कि शिबली फराज साहब आज आके टीवी पर ये फरमा के गए कि जी आप इंडिविजुअली अपना ख्याल रखें। हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं होती। हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि दे हैव टू प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम हैपनिंग, और अगर वो हो जाए तो फिर वो अपनी आबादी के उन हिस्सों तक जहाँ पर जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि वो हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें, वो उन तक हेल्थ केयर को पहुँचाए। अब मेरा सवाल ये है कि आपका वो वाला प्लान क्या है कि ये इन गरीब लोगों को जब ये बीमार पड़ेंगे तो इन तक हेल्थ केयर को आप किस तरीके से पहुंचाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ये पहले से कोई आसान नहीं हो रही है हमारे लिए। आज जो शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, हमें ये बताया गया है कि जी शॉपिंग मॉल्स जो है वो मार्केट से ज़्यादा फीजेबल है खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनके गार्ड्स भी होते हैं, वो उनके जो है वो उनको मास्क भी पहना सकते हैं। वहाँ पे वो मास्क वो बेच भी रहे हैं, सुना है सेंटोरस के बाहर। मैं तो नहीं गया, मैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लॉकडाउन है, तो हमें तो अभी जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये कि जो है सुनने में आया है कि वो वहाँ पे मास्क बेच भी रहे हैं एंट्रेंस के ऊपर, और हैंड सैनिटाइज़र्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा आपने कि एक शॉपिंग मॉल जो ऊपर से कवर्ड है, इट्स अ कवर्ड स्पेस, उसके अंदर हज़ारों का मजमा, जिसके अंदर पोटेंशियली सैकड़ों या हज़ारों कोरोना वायरस के कैरियर्स और मरीज़, और एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर आप उन ड्रॉपलेट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो सेंटोरस मॉल हो, चाहे वो कोई और बड़ा मॉल हो, पेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर लाखों करोड़ों ड्रॉपलेट्स को कंटेनिंग कोरोना वायरस आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और आप ये दलील दे रहे हैं कि जी शॉपिंग मॉल्स को खोलना मार्केट को खोलने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ उनके पास सेफ्टी गार्ड्स हैं और वहाँ हैंड सैनिटाइजर्स हैं और मास्क मिल सकते हैं। मीन इज दिस अ जोक? मुझे तो आजकल ये एलिबाइज और ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं सुन के सच बताऊं तो हंसी आती, क्योंकि एक क्लोज स्पेस है, एक कमरे के अंदर। देखिए ये एक बेसिक असूल है, ये तो फिर कोरोना वायरस है। पिछले 200-300 साल से, कम से कम 200 साल से हम ये जानते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो होते हैं ये क्लोज स्पेसेस के अंदर किलर्स होते हैं। किलर्स किस तरह होते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिससे मैंने अभी बात शुरू की, कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, जो गुरबा होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी क्यों इतनी लीथल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्यूबरकुलोसिस की। टीबी जो है ये
इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिजीज़ ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल, क्योंकि एक कमरे में 15-15, 10-10, 15-15 लोग रह रहे होते हैं। एक को अगर टीबी है तो वो खांस भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो छींक भी रहा है, कभी थूक भी रहा है, ठीक है। तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, वो मौजूद होता है, वो सस्पेंडेड होता है हवा के अंदर, और उसको जो लोग भी सांस के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं, उसके कमरे के अंदर रहने वाले, वो सब उससे अफेक्ट हो रहे हैं, वो सब उससे बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। आप क्लोज स्पेस के अंदर एक शॉपिंग मॉल को खोल देते हैं जहाँ पे बहुत सी फैशनेबल दुकानें हैं, जहाँ लोग जाएंगे, ईद की शॉपिंग करेंगे, और ऊपर से छत भी क्लोज है, और कोई ऐसी कोई ख़ास जो है वो आई मीन एयरीनेस का कोई इंतज़ाम नहीं, एयर कंडीशन लाजमी होगा आपका शॉपिंग मॉल, बट दैट डजेंट मैटर, ठीक है। और एक क्लोज स्पेस के अंदर आप जो है वो जब इतने लोगों को एक्सपोज करेंगे तो व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। मेरा ख्याल है मोहम्मद आसिम भट्ट साहब, आपके सवाल पर ही ये इतनी सारी बातें निकल आई और आपको अच्छा खासा जवाब मिल गया होगा कि मैं आपके जो अल्फाज थे उनके बारे में अब आपको अच्छा भला अंदाज़ा हो गया होगा कि शॉपिंग मॉल जाने से पहले अगर मैं एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 100 बार सोचूंगा। I'd rather go to an open market than a shopping mall, क्योंकि शॉपिंग मॉल में मेरे बीमार पड़ने के चांसेस सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं एक ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में तो हवा चल रही है, जो अगर ड्रॉपलेट्स हैं भी हैं तो वो उसको डिस्पर्स कर रहे हैं। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर तो जो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन द एयर, कहाँ तक बच लेंगे आप। तो इसलिए जो फैसले किए जाते हैं, बेहतर ये होता है कि अगर उन फैसलों का जो रैशनल होता है वो अगर किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया जाए, किसी फील्ड के बंदे से पूछ लिया जाए। मसलन एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो ही हैपन्स टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वो मेरी एक दो पोस्ट के ऊपर वो कमेंट्स दे रहे थे कि अबाउट हाईली टेक्निकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टफ़। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरी मालूमात में इजाफ़ा इस मजमून में कर दें कि डायनामिक माइक्रोफोन और जो कंडेंसर माइक्रोफोन है इसके सर्किट में फ़र्क क्या है, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर आप मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को इसलिए डिसमिस कर देते हैं कि भाई शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बगैर मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, हाथ धुलवाएंगे, सैनिटाइज़र लगवाएंगे, और जो है वो क्या कहते हैं हम बीमारी से बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लेंगे तो वो आपको 2-4 बातें ऐसी बता देगा जो कि टेक्निकली करेक्ट होंगी। ये सारी जज्बाती बातें हैं जो की जा रही हैं, सब जज्बाती बातें। टेक्निकल बात मैंने अभी गुरबा की भी आपको बता दी कि गुरबा जो है वो गरीब लोग जो हैं वो भूख से मर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ इतने दिनों में, जो इंक्रीमेंटल लॉकडाउन के दिनों में एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई भूख से मर गया हो। लेकिन इस वक्त हमारे पास 950 लोग कोरोना से वफ़ात पा चुके हैं। तो द नंबर्स टेल द स्टोरी। और उसके बाद जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि अब उन गुरबा का क्या होगा जिन तक अभी तक वायरस नहीं पहुंचा था, लेकिन अब पहुंचेगा, क्योंकि अब आपने रास्ते खोल दिए, अब आपने ट्रांसपोर्टेशन खोल दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले अब ये कह रहे हैं कि हम एक सीट 2 बंदों की सीट पर एक बंदा नहीं बिठाएंगे, हम 2 ही बिठाएंगे, और वो एक भी बिठाएं। एक बस में अगर 50 की गुंजाइश है, आप 25 लोग भी बिठा दें, उन 25 में से 2 बीमार हैं, वो बस एयर कंडीशनड है, उसके शीशे बंद है, क्लोज स्पेस है, वो 2 बीमार जो है अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो उसमें खांसते हैं तो बाकियों का क्या बनेगा। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस जिसको हमें बताया जाता है ना। हम प्रोफेशनल्स को ये जो बात पढ़ाई जाती है ना कि जी ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि शॉपिंग मॉल के अंदर ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, तो वो सेफ। कॉमन सेंस ये कहता है कि जहां पर क्लोज स्पेस आपको मिलेगी, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो किसी का कमरा हो, चाहे वो अस्पताल का वार्ड हो,
ओपन स्पेस, क्लोज स्पेस आपको जहाँ पर मिलेगी वहाँ पे आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ओपन स्पेस के अंदर आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। तो कहने की बात यह है कि अगर मशवरा करके लोगों से पूछकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं है। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे साथ हो सकता है और बातों के ऊपर, मेरा आपसे हो सकता है, आप मुझसे मेरी शायरी पर बात कर सकते हैं, अदब पे बात कर सकते हैं, और चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मेरी हिस्से मजाक को आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, मेरी मौसीकी पे बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब एक टेक्निकल बात आती है उसमें जज्बाती फैसले नहीं किए जाते। आप अगर गरीब को भूख से मरने से रोकना चाहते हैं, साथ आपका प्लान भी ये भी होना चाहिए कि जब ये बीमारी उस तक पहुंचेगी और उसके पास डिस्पेंसरी तक नहीं है, उसके पास पैरासीटामोल की गोली नहीं होती। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ ना, जिस अस्पताल, सरकारी अस्पताल, और वहाँ पर लोग बहुत से दूर दराज के इलाकों से सिर्फ किस लिए आते हैं कि वहाँ उनको दवाई मिल जाती है, और उनके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं होते, वो उतने ही पैसे होते हैं जिसका वो किराया लगा के, कोई चिंची पे, कोई रक्शे पे, कोई सुजुकी पे बैठ के वो उस अस्पताल आ जाता है दवाई लेने के। और वो एक दफ़ा जब अस्पताल आते हैं ना, तो वो हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगा के हर बीमारी की दवाई लेकर जाते हैं कि दोबारा ना आना पड़े, उनके इतने बुरे हालात। तो जब ये बीमारी उन तक पहुँचेगी तो उसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किए? तो ये मेरी आज की कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब आपके कोई सवालात हों तो आप बीच में पूछ सकते हैं। एक सवाल आया था जो कि मुझे ज़रा थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा था, लेकिन चलिए, आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, और जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मैं आपके सवालात के जवाब देता रहूँगा। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को ये जनाब शाहज़ेब एहसन साहब पूछ रहे हैं कि ये कोविड-19 थ्रेट कब तक रहेगा पाकिस्तान में, कब तक लॉकडाउन की सिचुएशन रहेगी। देखें जी, लॉकडाउन तो अब हमने ख़त्म कर ही दिया है। ये मैं इतनी देर से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लॉकडाउन तो हमने ख़त्म कर ही दिया है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही टोटली ख़त्म कर दिया, पीछे कुछ रह ही नहीं गया, सिवाय स्कूल बंद होने के, तो वो भी खुल जाएंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है। तो जो है लॉकडाउन तो इफ़ेक्टिवली बंद हो गया। अब जो दूसरा आपका सवाल है कि ये थ्रेट कब तक रहेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैलिड सवाल है और बहुत अच्छा सवाल। इसके अंदर पहली बात यह है कि जो कोविड-19, देखिए हमें ये देखना है कि कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो टाइम जब ये वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है और आपके जिस्म के जो सेल्स हैं, जो आपके लंग्स के टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, उनको टेक ओवर कर लेता है, उनमें अपनी फैक्ट्रियाँ लगा लेता है और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी आपके अंदर उसके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इस वायरस का, ये 2 दिन से लेकर और 28 दिन तक कहीं भी हो सकता है। आमतौर पे 14 दिन इसका, जो ऑन दी एवरेज हम निकालते हैं, 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए एक इंसान, मैं किसी का पर्टिकुलरली मैं कहना चाह रहा था अगर मैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि मैं, लेकिन और या आप, लेकिन अगर कोई इंसान आज कोविड-19 से एक्सपोज हुआ है, और मैं हो चुका हूँ एक्सपोज, मैं हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोविड-19 नहीं हुआ, लेकिन मैं एक्सपोज इस तरह अपने हॉस्पिटल सेटिंग में हो चुका था। तो उसके बाद मैं क्वारंटाइन भी रहा हूँ, और आप लोग ये स्टोरी जानते ही है। तो होता इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक इंसान अगर आज उसको कोविड-19 उसके अंदर एंटर हो चुका है, अब वो 14 दिन तक तकरीबन, वो 2 दिन में भी उसको सिम्टम्स दिखा सकता है अपने। ये एक वायरस की डोज होती है कि कितना वायरस एंटर हुआ, कितना आपका एक्सपोजर हुआ उससे, तो वो अपनी जो है वो कारस्तानी 2 दिन में भी कर सकता है, और वो 14 दिन से 28 दिन तक कभी भी ये आपको सिम्टम्स शो कर सकता है। तो इन 14 से 28 दिन में जब वो वायरस आपके अंदर मौजूद है और आप लोगों से मिलजुल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स आपने मेंटेन किए हुए हैं, कामकाज पे जा रहे हैं, अपने कोलीग से मिल रहे हैं, तो ये वायरस आप उन 14 दिनों में उन लोगों को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। फिर बाय द टाइम आपको
जो है आप इन्फेक्ट आज हुए, कल आप जिनको इन्फेक्ट करेंगे उनके इंक्यूबेशन पीरियड का पहला दिन होगा, वो आगे 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड चलेगा। फिर उसके बाद हो सकता है उनके सिम्टम्स आए, हो सकता है ना आए, लेकिन वो 14 दिन तक और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। और परसों आप जिसको इन्फेक्ट करेंगे उसका पहला दिन परसों होगा, उससे अगले दिन जब इन्फेक्ट करेंगे उससे अगले दिन उसका पहला दिन होगा। तो ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। लॉकडाउन्स का मकसद ये होता है शुरू के दिनों, जो बाद में जिनका जो है वो फ़ायदा कोई नहीं होता, लॉकडाउन्स का मकसद ये होता है कि ये जो 14 दिन का हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है, ये 14 दिन हमने सब कुछ बंद कर देना है। सब कुछ बंद हमने इसलिए कर देना है कि इन 14 दिन में जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है वो आगे किसी को पास नहीं करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उस 14 दिन के बाद वो लोग पॉजिटिव अपना सिम्टम्स जो है वो शो करने शुरू कर देंगे। इस दौरान हम टेस्टिंग करेंगे, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, और पोटेंशियल केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको कम्युनिटी में फैलने से रोकेंगे। अब जब आपने इसको कम्युनिटी में फैलने से नहीं रोका है और इसका 14 दिन का साइकिल चल रहा है, अब एक बंदे को आज इन्फेक्शन हुआ, एक को कल हुआ, उसका 14 दिन का साइकिल कल शुरू होगा, एक को परसों हुआ, उसका 14 दिन का साइकिल परसों शुरू होगा। ये एक विशेष साइकिल है जो अब चलना शुरू हो गया है। अब ये या तो गर्मी इसको मार दे या ये अपनी मौत खुद मर जाए। अगर ये पेरिनियल किस्म का या ये ईयर लॉन्ग इसकी ससेप्टिबिलिटी रही डिजीज़ की, और ये वायरस ईयर लॉन्ग जो है ये वायरुलेंट रहा, तो फिर मेरे ख्याल में मैं अगले 3-4 महीने में इस एपिडेमिक का ख़ात्मा तो दूर की बात है, इसमें कमी भी नहीं देख रहा, क्योंकि ये एक साइकिल से दूसरे साइकिल में एंटर होता जा रहा है। और ये अभी तो स्पाइक इसका आना शुरू हुआ है हमारे पास, अभी तो स्पाइक पे पहुंचे ही नहीं, अभी तो बहुत दूर है स्टोरी। पहला स्पाइक, फिर उसके बाद जो लेटेंट इन्फेक्शंस होंगी वो निकलेंगी, दूसरा स्पाइक आएगा, क्या होगा। और हमने शुरू में मेजर्स नहीं लिए जो पहले 2 हफ्ते में लेने के मेजर्स थे। अब ये चीज़ जब एक कम्युनिटी में पहुंच गई है तो ये तो एक से दूसरे को स्प्रेड होती जा रही है और साइकिल्स चलते जा रहे हैं। ये एक साइकिल ये एक विशेष साइकिल की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, और ये इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ का जो है आपको कोई सॉलिड जवाब नहीं दे सकता कि कितने अरसे में ये थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। इस थ्रेट को इस लेवल पर पहुंचना ही नहीं चाहिए था। अगर हमने वक्त पे एक्शन लिया होता ना, हमारा काम ही यही है। जो पब्लिक हेल्थ वाले होते हैं ना, इनका काम ही यही होता है कि हमने बीमारी को होने से रोकना होता है। तो अगर प्रॉपर स्टेप्स पहले ले लिए जाते तो ये नौबत ही ना आती कि आज हम ये पूछ रहे होते कि ये थ्रेट कब तक रहेगा। अभी तक हमने लॉकडाउन्स खोल के और सब कुछ अपने बिजनेस एज यूजुअल पे हम जा चुके होते, जिस तरह बहुत सारे मुल्क इंक्लूडिंग चाइना जा रहा है। अगर हमने मौके पर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन कर लिया होता, शुरू में 14 से 21 दिन तक लॉकडाउन, जो मेरा पहला वीडियो देखिए जो मैंने 21 मार्च को मेरा ख्याल है पोस्ट किया था, जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जिसमें मैंने पहली बार ये टॉपिक छेड़ा था। अगर उस वक्त भी लॉकडाउन्स हो गए होते तो ये कम्युनिटी में ना फैलता। जितना ये लोग बाहर से ताफ्तान से जो हमारे जो ज़ायरीन वापस आए थे और उनको ये बीमारी हुई थी और वो उनसे फैलनी शुरू हुई, अगर ये वहीं तक महदूद रहती ना तो फिर इसका जो है ये बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता था। लेकिन जब हमने इसको कम्युनिटी में फैला दिया तो अब इसका कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा। अब प्लान बी पर बात पहुंच गई है कि अब जो है इसके जो डैमेज कंट्रोल है वो हमने कैसे करना है। बाय द वे मुझे दिखाई दे रहे हैं सर लियाकत, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। व्हाट एन ऑनर टू सी यू ऑन माय पोस्ट सर। मैं जो कुछ भी हूँ आज सर लियाकत की वजह से हूँ। ये हमारे प्रिंसिपल और बहुत अच्छे उस्ताद और बड़े मेहरबान शफीक बुज़ुर्ग हैं, और आज ये यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो सर आई वेलकम यू है। और मेरा ख्याल है आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि अच्छा, अगला अगर कोई सवाल है तो मैं चेक कर लूँ। ये एजुकेटेड लोगों को चाहिए कि वो लोगों को एजुकेशन दे और गरीब लोगों तक पहुँचाएँ। बेटा कैसे पहुँचाएँ यूसुफ, किस तरह पहुँचाएँ?
देखो, बात ये होती है कि एक एक्सेस टू हेल्थ केयर है ना, जो आपके वो लोग जो कि गुर्बत की सतह, गुर्बत से नीचे है, उनके पास डॉक्टर तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मिडवाइफ्स और LHVs जो हैं, जो कि नर्सिंग स्टाफ होता है, ये डिस्पेंसरीज़ में उनको, अगर कहीं डिस्पेंसरी अवेलेबल हो तो वो उनको वो क्या कहते हैं, अटेंड करते हैं। ना उनके पास इंटरनेट है, ना उनके पास टीवी है, ना उनके पास कोई ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ना उनके पास ऐसी एजुकेशन है। अब आप एजुकेशन पे अगर जाओगे तो कितने अरसे में एजुकेट करोगे लोगों को? तो जो लोगों की प्रेजेंट स्टेट है, हमें उनकी बात करनी है ना। जो प्रेजेंटली जो लोगों का लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक हमने बात करनी है। हमने उनको बचाना था, उन तक बीमारी को पहुंचने से रोकना था, लेकिन हम नहीं रोक सके क्योंकि हमने एक्शंस जो किए वो उस वक्त नहीं किए जिस वक्त करने चाहिए थे। और उसके बाद जो हमने जो सूडो साइंटिफिक टर्म्स इन्वेंट करनी शुरू की कि इंक्रीमेंटल लॉकडाउन क्या होता है और ये क्या होता है, वो क्या होता है। और जब हमें नॉन टेक्निकल लोग, जब असद उमर साहब हमें डॉक्टरी पढ़ाने लग गए, या और लोग इस किस्म के, वो आके हमें ये पढ़ाने लग गए कि जी वबा होती क्या है और वबा फैलती कैसे है, तो उस वक्त फिर बेटा ये होता है कि हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम यही कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी ठीक है, फिर आप ठीक कह रहे होंगे। तो इस वक्त जो गरीब हमारी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा वनरेबल वो है, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो उनको है इस बीमारी से। हम लोग तो देखो अपने घरों में बैठे हुए, हम लोग अपने घरों के अंदर महफूज हैं। आप भी अपने घर में महफूज हो, मैं भी अपने घर में महफूज हूँ। कॉलेज बंद है, क्राउडेड प्लेस जहाँ पे हमने एक्सपोज होना था, पढ़े लिखे लोगों ने या थोड़ी मिडिल क्लास कम्युनिटी ने, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। हम जो है वो हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर लेंगे, हम फेस मास्क यूज़ कर लेंगे, हमारी नो हाउ है, हमें पता है कि क्या है। हम CNN लगा के जो है वो अंग्रेज़ी की खबरें भी सुन लेंगे, समझ लेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बेचारे, जिनके पास ना तालीम है, ना जिनके पास पैसा है, ना जिनके पास रहने को छत है, ना ये जो है इनके पास हेल्थ केयर है, ना एजुकेशन है, ना इनको पता है कि SOP का मतलब क्या है, ये बेचारे क्या करेंगे? असल जो इम्पैक्ट होगा इस बीमारी का, असल जो हार्ड हिट लोग होंगे वो ये लोग होंगे। हम फिर भी बच जाएंगे, ये लोग बहुत हार्ड हिट होंगे। इसीलिए मैं बार बार इस अपनी वीडियो में ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हुकूमत का प्लान बी क्या है, इन लोगों के लिए क्या प्लान है। हमें छोड़ें, हम अपना कर लेंगे। जैसे आज शिवली फराज साहब ने हमें तो अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, अपनी हिफाजत खुद करें, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, ये लोग अब अपनी हिफाजत कैसे करेंगे? तो भूख से तो ये बच जाते, भूख से ये बच जाते, लेकिन ये जो बीमारी जब इनके घरों तक पहुंचेगी, उस वक्त इनको हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड करेगा? दिस इज द बिग क्वेश्चन नाउ। तो ये जो है, इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी लॉकडाउन खुल गया, चलो सब कुछ हो गया, खैरियत हो, खैरियत नहीं हुई। बिकॉज आप रोज़ाना के हिसाब से पिछले 10 दिन में आपने 24,000 मरीज़ों का इजाफा किया, तो इसका मतलब है कि ऑन दी एवरेज आप 2,400 मरीज़, कभी कम कभी ज़्यादा, एवरेज आप निकाल लें तो 2,400 मरीज़ पर डे के हिसाब से आपके मरीज़ बढ़ रहे हैं। इसमें सारे अमीर तो नहीं है ना। आज गुलाम अहमद बलौर साहब अगर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो वो एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है। आप जाकर पेशावर में उन गरीबों का सोचिए जो कि जो है वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, किला बाला हिसार के सामने जो गरीब जो है वो बेलचा लेके मजदूरी के लिए बैठे होते हैं। जब वो बीमार होंगे तो उन तक हेल्थ केयर को लेके कौन पहुँचेगा? अगर कोई अमीर आदमी बीमार हो जाता है तो वो तो किसी सरकारी अस्पताल में अगर उसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगा। लेकिन एक गरीब जब बीमार होता है, जो दवाई लेने के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाता है, दवाई लेने के लिए, पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए, मैंने लोगों को मिन्नतें करते हुए देखा। उन लोगों तक जब ये बीमारी पहुंचेगी तो उनका क्या होगा? तो ये आप एजुकेशन जो है ये इस तरह जस्ट लाइक दिस आप प्रोवाइड तो नहीं कर सकते ना। यू नीड टाइम फॉर दैट। और टाइम भी कैसा? जब कोई इस किस्म की वबा फैली हुई नहीं हो, जब इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, ठीक है। तो अब लेट्स होप कि आगे क्या होता है। अगले सवाल पे मैं जाता हूँ। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, एहसन साहब प्लीज़, जो
आपका जो क्वेश्चन है इसको प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप डिलीट करके रीफ्रेज कर दें, क्योंकि मैं आज कुछ इस मूड में नहीं हूँ कि मैं इस किस्म के अल्फाज पढ़ूँ। बहरहाल जो मैंने कहना था प्रेसिडेंट साहब के बारे में वो मैं कह चुका हूँ। वेल, आई एम ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्ट आई एम टॉकिंग ओपनली, और मैं ओपनली कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा पीटीआई का कोई भी नहीं है, ना कोई सोच सकता है मुझसे ज़्यादा पीटीआई का होने का। लेकिन मैं हमेशा से ओपनली इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि जो देखिए हमारा लीडर है ना, और लीडर अगर कोई बात सही नहीं कर रहा है तो हमने ही उसको बताना है ना कि ये आप सही नहीं कर रहे, वरना हमें और पुरानों में फ़र्क क्या रह जाएगा। नया पाकिस्तान यही तो है ना कि अगर हमारा लीडर गलत करेगा तो हम उसको भी बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे सही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। तो आई हैव ऑलवेज बिन, आई डोंट हैव टू बी अ रेबल, मुझे किसी तरीके से भी अपनी सियासी सोच या सियासी वाबस्तगी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक टेक्निकल मामला है उसके अंदर जहाँ मैं देखूंगा कि गलती हो रही है, जहाँ मैं देखूंगा कि गलत लोग जो है, गलत लोग से मुराद ये नहीं है, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ। गलत लोग से मुराद है कि अनक्वालिफाइड लोग, इररेलेवेंट लोग जब एक चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, इररेलेवेंट लोग जब हमें एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम जानते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होता, तो वो चीज़ जो है उस पर मैं हमेशा से एतराज़ करता आया हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन का ताल्लुक है, वो जहाँ थी वो वहीं है। बहरहाल जो हुकूमत गलत करेगी मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ ज़रूर करूँगा, और मैं हमेशा पब्लिकली करता हूँ, मैं कभी प्राइवेटली या छुप के तो करता नहीं हूँ। इसी वजह से मेरे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये नाराज़ होने की बात नहीं है। हम जो बात करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी जो बात करती है, वो आपकी भलाई के लिए बात करती है, वो कोई किसी की बुराई के लिए बात नहीं करती। मैं अगर हुकूमत पे तनकीद करता हूँ कि वो इस पेंडेमिक को सही हैंडल नहीं कर रही है, तो मैं तनकीद इमरान खान की ज़ात पे नहीं कर रहा हूँ। इमरान खान मेरा भी लीडर है, लेकिन जहाँ तक बात यह है कि इमरान खान जो है वो एक ले मैन है, और उसको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं उन्होंने इस मामले में कम अज़ कम, बाकी मामला चलिए मैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो एक्सपर्ट्स हमें बता सकते हैं, लेकिन इस मामले में कम अज़ कम उनको जो एडवाइस दी गई है कि जिस तरीके से इसको हैंडल करना है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को एक वो क्या कहते हैं, ही हैज़ पिन्ड हिमसेल्फ टू द वॉल, क्योंकि अब वही जो गरीब कम्युनिटी है, अब उसी को बचाने के लिए मेजर्स आपने लेनी है, और वो आपको लेनी पड़ेंगी, और दोज मेजर्स विल बी फार ग्रेटर दैन द वंस दैट यू हैड टू टेक व्हेन द एपिडेमिक हैड स्टार्टेड। तो इसलिए जो है वो उस वक्त अगर आपने पेशावर लोगों की बात सुन ली होती, प्रोफेशनल लोगों की बात सुन ली होती, तो जो है इस वक्त ये नौबत ना आती। एहसन साहब फरमाते हैं कि व्हाट इज़ and was needed for collective natural action plan, but your PM had capacity. Well, देखिए आप मेरी पोस्ट पर प्लीज़ इसको सियासी रंग मत दें। मैं यहाँ पर इस वक्त मेडिकल टॉक करने के लिए आया हूँ, सियासत हम बाद में कर सकते हैं, इस एपिडेमिक के बाद बात करेंगे इसमें। सर, डोमान सादिक मेरे कोलीग हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए हम पैरेलल प्लान बना के मैं अकेला क्या कर लूँगा, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, ठीक है, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग इंडिविजुअली। इफ़ आई हैड आई वुड बी डूइंग दैट। मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर ये कर सकता हूँ कि मैं ओपनली एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूँ, सही रास्ता बताऊँ, जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं अभी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ एपिडेमियोलॉजी का। एपिडेमियोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप कभी भी उसके मास्टर नहीं हो सकते, आप जो है वो हमेशा उसके स्टूडेंट ही रहते हैं। तो जितना मैं समझ सका हूँ एपिडेमियोलॉजी को, जो मेरे मुताबिक जो किताबें मेरी लाइब्रेरी में सामने पड़ी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है एपिडेमियोलॉजी की किताबों का, और जो मैंने पढ़ाया है इतने अरसे में, तो मेरे मुताबिक जो चीज़ गलत होगी मैं उसको गलत कहूँगा, और मैं मीडिया पर ही कह रहा हूँ। और सोशल मीडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वेरी पावरफुल मीडिया नाउ। तो इसलिए जो है
जो पैरेलल प्लान है वो उस वक्त वर्क करता है जब आपके पास एक वर्क फोर्स होती है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो आई एम डूइंग वट एवर आई कैन इन माई ओन कैपेसिटी। आई होप कि इट विल लैंड इन द प्रॉपर प्लेस और पीपल विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जिनसे मैं मुखातिब हूँ वो मेरी बात को समझें, और जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है इंडिविजुअली वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें। क्योंकि आज तो मैं इस बात पे बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि जो है वो हुकूमत ने तो आज बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि जी अब आप अपने हिफाजत खुद करें, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो एनीवे सर ये बात एहसन साहब, बात इट्स नॉट अबाउट द लॉकडाउन फॉर 2 months। देयर शुड हैव बीन अ लॉकडाउन फॉर 21 days। आप मेरी 21 मार्च की वीडियो दोबारा देखिए, उसमें मैंने क्लियरली जो रिकमेंड किया था वो ये किया था कि 21 दिन के लिए आपको अभी इमीडिएटली लॉकडाउन करना है, ताकि इस दौरान जो मरीज़ जो स्पाइक होने हैं, जो कम्युनिटी स्प्रेड होना है, वो जो है वो रुक सके और वो आपका जो कर्व ऊपर जाना है वो यहीं से फ्लैटन हो जाए। 2 किस्म की बातें होती हैं। एक ये होती है, देखें मेन डेफिनेशन जो है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, द मेन डेफिनेशन इज इंटरवेंशन। ठीक है, लॉकडाउन इज ऑल्सो एन इंटरवेंशन कि आपने इंटरवीन किया, आपने जो है वो बिजनेसेस बंद कर दिए, आपने पब्लिक प्लेसेस बंद कर दी, आपने दफ़ा 144 लगा दी, आपने जो है क्या कहते हैं SOPs जारी कर दिए, मास्क पहना दिए लोगों को, ग्लव्स पहना दिए लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग करवा दी। ये इंटरवेंशन है ना। 2 तरीके होते हैं। अच्छा, 2 तरीके नहीं होते, बीमारी के स्प्रेड होने के 2 मोड्स होते हैं। अगर आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो उसका ग्राफ इस तरह स्पाइक करेगा, ऐसे स्पाइक करेगा, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इस तरह उसकी शेप होती है। डिजीज़ का ड्यूरेशन कम हो जाता है। ड्यूरेशन किस तरह कम हो जाता है? क्योंकि वो कम ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मरीजों को इन्फेक्ट कर देती है। जब हम इंटरवीन करते हैं, लॉकडाउन्स करते हैं, जो डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है उसके बराबर लॉकडाउन होना चाहिए। ये अभी WHO की गाइडलाइंस आ गई हैं। WHO की एक किताब है इस मौजू पर, उसका नाम है मैनेजिंग एपिडेमिक्स। हर साल वो शाया होती है, उसमें नई नई एपिडेमिक्स ही है। कोविड-19 अगले साल अगले साल के एडिशन में कोविड-19 भी एडेड होगी। तो देखिए इसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक स्पाइक करता है जब वो आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, आपने बीमारी को खुला छोड़ दिया, हर बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है। डिजीज़ की ड्यूरेशन कम होगी लेकिन डिजीज़ नुकसान ज़्यादा करेगी, जो अमेरिका में हो रहा है आजकल। ठीक है, लाखों मरीज़ मर रहे हैं, हज़ारों लाखों के 1 लाख से ऊपर मरीज़ मर गए वहाँ। ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर इन्फेक्ट हो गए, क्योंकि डिजीज़ का स्पाइक ऐसे चल रहा है। विदाउट इंटरवेंशन चलते रहे वो। पहले जब उन्होंने लॉकडाउन्स किए उस वक्त हमारी तरह उनका कोई फ़ायदा नहीं था लॉकडाउन्स करने। तो जिस वक्त आप इंटरवीन करते हैं, जिस वक्त आप प्रॉपर टाइम पर इंटरवेंशन करते हैं, तो वो जो ग्राफ होता है जो ऐसे बगैर इंटरवेंशन के चल रहा था, वो इंटरवेंशन के साथ ऐसे हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि डिजीज़ का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों का इन्फेक्ट होना जो है उसका रेशो कम हो जाएगा और आपका जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट फ्लैटनिंग द कर्व मीन्स, जो हम आजकल हर एरे गैरे से सुनते हैं कि जी फ्लैटन हो जाए। और उस दिन इमरान खान साहब वो सुना है कि ग्राफ उल्टा देख के कह रहे थे कि कर्व फ्लैटन हो गया, लेकिन फ्लैटन नहीं हुआ, अभी तो स्पाइक भी नहीं आया। तो जो है जो फ्लैटनिंग द कर्व है उसका मतलब ये होता है कि आपने इंटरवीन कर लिया है टाइमली, और अब डिजीज़ का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसका ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी। अब वो अपना टाइम गुजारेगी, जो उसका जो सिम्टोमेटिक टाइम है वो टाइम अपना वो पूरा करेगी, और उसके बाद वो आपके जो आबादी है वो बीमार होने से बच जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई लॉकडाउन करने का क्या फ़ायदा हुआ 2 महीने जब ये करना था। नहीं, इवेंचुअली अब लॉकडाउन खुलने का टाइम था। अब तो लॉकडाउन खुल के तो बिजनेस एज यूजुअल का टाइम हो जाना चाहिए था, अगर लॉकडाउन अपने टाइम पर कर लिया जाता। सिर्फ द क्वेश्चन वाज द डिले इन द लॉकडाउन, कि आपने लॉकडाउन किया ही उस वक्त जब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। जब पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी कह रही थी कि लॉकडाउन करो, उस वक्त आप सुन नहीं रहे थे। उस वक्त हम ये कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है
जो उन्होंने जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स किए हैं वो सही कर रही है, तो हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि हम जो है वो पीपल्स पार्टी की ज़ुबान बोल रहे हैं, हालांकि हम पब्लिक हेल्थ की ज़ुबान बोल रहे हैं। उस वक्त दे वर टेकिंग द राइट मेजर्स, द राइट पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पता नहीं क्यों किसकी एडवाइस पर वो जो है दे वर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम उनको ये चीज़ आइडेंटिफाई करते कि जी देखिए आप एक्सपर्ट्स से हेल्प लें, ये जो पैनल आपने बैठाया हुआ है जो आपको एडवाइस कर रहा है ये आपको एडवाइस सही नहीं कर रहा है, और आप जो है वो एक्सपर्ट्स को बुलाइए, एक्सपर्ट से पूछिए, वो आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किस वक्त क्या करना है। टाइम इज़ एसेंस। It's not about taking the right decisions after 1 year. It's about taking the right decisions at the right time. तो अगर आपने राइट टाइम पर वो डिसीजंस नहीं लिए और आपने जो है अभी हमारे पास जो 43,000 तकरीबन केसेस आ चुके हैं, ये उस सूरत में है कि अभी हम अपनी फुल टेस्टिंग कैपेसिटी पे नहीं पहुँचे। अगर हम मज़ीद टेस्टिंग करेंगे, मज़ीद स्क्रीनिंग करेंगे, तो हमें हकीकी फिगर्स का पता चलेगा कि वो तो कहीं और पहुँचे हुए होंगे। लेकिन अभी हम जो सरकारी फिगर्स पे जा रहे हैं, जो हमारे पास चले लिमिटेड सोर्सेज हैं टेस्टिंग के, उससे हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए ये नॉट बीइंग पॉलिटिकल, ये एक जो है वो टोटली मेडिकल बात मैं कर रहा हूँ कि जो है आपको टाइम पे एक चीज़ को जो है वो हैंडल करना चाहिए था। अब उसका टाइम गुजर गया है और अब वो चीज़ कम्युनिटी में फैल चुकी है, तो वो जो उसका इम्पैक्ट होना था, जो एक लॉकडाउन से हम अचीव करना चाहते थे, जिस तरह इस वक्त अगर सर लियाकत मुझे देख रहे हैं तो सर लियाकत इस वक्त जो है, लियाकत अली, ये हमारे प्रिंसिपल जिनका मैंने बताया, ये इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। और न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसने बहुत इफ़ेक्टिवली कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला किया। और क्यों किया कि इन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जब इनको पता चला कि चाइना में कोरोना फैलना शुरू हो गया है, तो न्यूजीलैंड ने पहला काम ये किया कि उन्होंने चाइना से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से चाइना की सारी परवाज़ें बंद कर दी। पहला लॉकडाउन तो यही हो गया। अभी मरीज़ नहीं आए थे वहाँ, उसके बावजूद मरीज़ पहुँचे वहाँ, किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचे, ठीक है। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन्स बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से किए, बड़े टाइमली तरीके से किए। अब दे आर बैक इन बिजनेस। जब सारी दुनिया में कोरोना का जो है वो क्या कहते हैं खौफ व हिरास फैला हुआ है, न्यूजीलैंड इज़ बैक इन बिजनेस। वाई? क्योंकि उन्होंने उस वक्त लॉकडाउन शुरू किए जब चाइना के अंदर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाना शुरू हो गया था, तो उन्होंने जो है वो लॉकडाउन करने शुरू कर दिए। दैट वाज अ टाइमली डिसीजन। नाउ दे आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स। अब दूसरा मुल्क जिसकी हम मिसाल देते हैं वो है ताइवान। ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, चाइनीज़ टाइप है, लेकिन ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, खातून है, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको ये इत्ला मिली कि वुहान के अंदर एक मिस्ट्री डिजीज़ फैली है, तो दे स्टॉप ऑल कम्युनिकेशंस विद मेनलैंड चाइना, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ऐसे SOPs बनाए, ऐसा अपना हेल्थ केयर सिस्टम उन्होंने मोबिलाइज किया कि उन्होंने अपनी सारी कम्युनिटी का, सारी पॉपुलेशन का के टेस्ट किए और आइडेंटिफाई किए कि उनके पास कितने मरीज़ हैं, और उन मरीज़ों को आइसोलेट किया। फुल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया 2-3 हफ्ते का, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो है वो नए केसेस कितने निकले। अब नाउ दे आर बैक इन बिजनेस। हमने वो जो गोल्डन आवर होता है उसको ज़ाया कर दिया। हम ये अपनी टर्म्स ईजाद करने में लग गए कि इंक्रीमेंटल लॉकडाउन है और जी पार्शल लॉकडाउन है और ये फलाना लॉकडाउन है और फलाना लॉकडाउन है, और हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक्सपोज कर दिया एक डेडली वायरस से। और अब वो जो है कम्युनिटी स्प्रेड इसका जो हमें ऑन दी एवरेज मिल रहा है, जो डेटा मैं देख रहा हूँ, उसमें तकरीबन हमें 60 to 70% केसेस जो ऐसे हैं मिल रहे हैं जिसकी हमें कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिटी एक्वायर्ड कोविड-19 है, और वो जो है वो मतलब कि हमारी कम्युनिटी में फैल चुका है। और सिचुएशन अब ये हो गई है कि एक एपिडेमिक जब इतनी फैल जाती है कम्युनिटी के अंदर, तो वो एपिडेमिक नहीं रहती, उसके लिए टर्म है एंडेमिक। वो एंडेमिक हो जाती है एक एरिया के अंदर। अब ये कोविड-19 पाकिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि अगर अभी तक एंडेमिक इसको डिक्लेयर नहीं किया गया किसी वजह से, तो अब इसको कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है, आपकी कम्युनिटी में इतना फैल चुका है
कि नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मेरा सिर्फ एक इसके ऊपर जो सबसे बड़ी मिसगिविंग है वो ये है कि हमें ये कह के बहलाया जाता है कि जी ओनली 2% डाई। तो अगर हम 24 करोड़ को एक्सपोज कर देंगे एक वायरस से, तो व्हाट्स द 2% ऑफ 24 करोड़? आई मीन हाउ लेस इज लेस, हाउ फ्यू इज फ्यू। दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगर कोई है तो चेक करता हूं मैं। अच्छा, ये इतनी देर से मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, फैसल ज़िया साहब, कोविड-19 हम डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज गिविंग 12,000 टू अनएम्प्लॉयड यूथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा कदम है, मैं बड़ा सराहता हूँ इस कदम को कि अगर वो 12,000 रुपये अनएम्प्लॉयड यूथ को दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल अपनी जगह कायम है। जब उन तक ये बीमारी पहुंचेगी और उनमें से कई ऐसे होंगे जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी, तो हुकूमत उनको वेंटिलेटर्स कैसे प्रोवाइड करेगी? विल दे बी कंसिडर्ड कोलैटरल डैमेज? दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्या हमारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कोलैटरल डैमेज है? हम इसको कोलैटरल डैमेज के तौर पे एक्सेप्ट कर लें कि वो गरीब जिनके लिए हमने लॉकडाउन नहीं किया और 24 करोड़ की आबादी को एक डेडली वायरस से हमने एक्सपोज कर दिया, जब वो बीमार हुए और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो दे विल बी कंसिडर्ड कोलैटरल डैमेज। व्हाई द डबल स्टैंडर्ड? आपने उनके लिए क्या प्लान बनाया है? वी वॉन्ट टू नो कि जब ये बीमारी उन तक पहुंचेगी तो उन तक हेल्थ केयर आप किस तरह प्रोवाइड करेंगे। वी वॉन्ट टू नो दिस। और ये 12,000 कितने महीने काफ़ी होंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? ये भी मेरा एक सवाल है। अगर आपने वक्त पे लॉकडाउन कर दिया होता और बीमारी के कर्व को रोक दिया होता, स्प्रेड को रोक दिया होता, तो अभी तक आपको इन सारी जो खुशखतियाँ हैं, गार्निशिंग है, इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। फैसलाबाद में पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज नून लीग को पीछे छोड़ गए हैं सर, बहुत मुबारक हो सर करप्शन में। अच्छा चलिए, बहुत मुबारक हो इस पर भी। पाकिस्तान की जीओपी पे नज़र रखें नवाज शरीफ। मैं यहाँ पे सर सियासत पे बात फैसल ज़िया साहब करने नहीं बैठा हूँ। आपका अगर कोविड-19 के से मुतालिक अगर कोई आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सियासी ये इस वक्त टॉक नहीं है, वो भी करेंगे किसी न किसी वक्त। आजकल मेरे ख्याल में सियासत से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ये जीडीपी वीडीपी दे कैन वेट अंटिल दी एपिडेमिक इज़ ओवर। ठीक है, तो हमारा अभी काम यह है कि हम अभी इंसानी जानें बचाने की फ़िक्र करें। जहाँ पर ह्यूमन लाइफ वर्सेस इकोनॉमी आ जाती है ना, वहाँ बात बड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि इंसान की लाइफ तो प्राइसलेस है। एक पाकिस्तानी भी अगर इस बीमारी की, अभी तक हम तकरीबन 950 जानें ज़ाया कर चुके हैं, मेरे ख्याल में तो एक पाकिस्तानी की जान भी ज़ाया होना इस बीमारी से ज़्यादती है। हमारे सिस्टम की नाकामी, और सिस्टम की नाकामी इसलिए नहीं है कि हमारे पास क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, सिस्टम की नाकामी इसलिए है कि क्वालिफाइड लोगों को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस वक्त मैं किसी भी सियासी मौजू के ऊपर बात नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप लोगों के कोई कोविड-19 से मुतालिक कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और जो है सियासत को अभी रहने देते हैं, सियासत कोविड-19 के बाद उस पर बात करेंगे। NVM एक टेलीविज़न चैनल है जिससे मैं मुंसलिक हूँ। ये एक जो है सोशल मीडिया चैनल है, ऑनलाइन चैनल है जिससे मैं मुंसलिक हूँ। NVM यूट्यूब पे NVM TVPK के नाम से ये मौजूद है और अभी स्टार्ट हुआ है, नया चैनल। तो सियासत पर उस पर इंशाल्लाह मेरा एक शो है माई टेक के नाम से, उस पर गुफ्तगू होती रहेगी। अभी आई थिंक इट्स नॉट द प्रॉपर टाइम टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो मेरे ख्याल में अभी थोड़ी सी ज़्यादती वाली बात।
और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं व्हाइल आई एम स्टिल हियर। और बाकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस वबा से, हमारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, अजीज़ों को, और उन बेचारे गरीबों को जो अब इस वायरस से एक्सपोज्ड हैं, और अल्लाह जाने उनका क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह करे, दिल ये दुआ करता है कि कुछ अच्छा हो और ये वायरस अपनी मौत आप मर जाए। लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आपका मज़ीद कोई सवाल नहीं है तो लेट्स कॉल इट द डे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।